Hello, my dear students. I welcome you all on Sama Tabassum classes, and this is class third for Indian Polity and Constitution MCQ series. पिछले जो 2 सेशंस हमने किए हैं बहुत ही अच्छे रहे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आज का जो सेशन है इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो चले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर टुडेज सेशन क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कम अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पता है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 जो है वो आता है राइट टू लाइफ उसके अंडर आता है। लेकिन बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी हुई है उसमें भी ये बताया गया है कि राइट टू लाइफ सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता है। राइट टू लाइफ का मतलब होता है जब आपको एक डिसेंट एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको जो है पूरा डेवलप होने दिया जाएगा। तो राइट टू लाइफ एक बहुत बड़ा एक टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पे देखे हैं उनमें से क्या क्या आएगा राइट टू लाइफ में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में क्या क्या देखे हैं। राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू गुड हेल्थ, राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, राइट टू ग्रो अबॉर्ड, राइट टू वर्क। तो आप बताइए इनमें से क्या क्या आता है राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में। राइट टू वर्क आपको पता होगा कि आर्टिकल 41 जो हमारा सब क्लॉज 1 है, आर्टिकल 41 सब क्लॉज 1 जो डीपीएसपी में आता है, वो हमें बताता है द राइट टू वर्क शैल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, एवरीवन हैज अ फ्री चॉइस ऑफ हिज और हर प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एज वेल एज वर्क प्लेस। तो ये आएगा डीपीएसपी में। तो इनके बगैर जो बाकी है ना, तो वो राइट टू लाइफ में आते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है। ठीक है, राइट टू लाइफ का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसका एक साफ सुथरा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, वो भी राइट टू लाइफ में आता है। तो इसलिए ऑप्शन C 1, 2, 3 and 4 only is the right answer here. So let's read the explanation. Right to appropriate life insurance policy, good health, women to be treated with decency and dignity come under Article 21 of the Constitution of India. जो Article 21 है ये क्या है? राइट टू लाइफ है और हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में आता है। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आती है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आ जाते हैं। ठीक है, शाबाश। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Which of the following fundamental rights given under Part 3 of the Constitution of India are not self-executory and available not only against the state but also against private individuals? इनमें से फंडामेंटल राइट्स में से कौन सा जो है ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स हुकूक है। ठीक है, these are the basic rights given to the citizens as well as some are given to the foreigners। कुछ citizens को भी दिए गए हैं, कुछ foreigners को भी दिए गए। ये rights है लोगों के, लेकिन किसको ये रेस्ट्रिक्ट करती है? ये स्टेट, ये गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती है। तो हमें बोलना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि ना सिर्फ गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती है बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इक्वालिटी इन एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस, ऑप्शन बी प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन टाइटल, ऑप्शन डी prohibition of employment of children in hazardous employment। तो मुझे बताइए, ये कॉमन सेंस है। अब अगर पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस का मतलब है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट रोड है, गवर्नमेंट का कोई पानी का नल है, आपको अगर रोकेगा कोई आम इंसान भी रोकेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल भी रोकेगा, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई आम इंसान भी नहीं रोक सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं रोक सकता पब्लिक प्लेस को इस्तेमाल करने से, और गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती है। ठीक है, दोनों के खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर आपके साथ कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा, अनटचेबिलिटी आपको पता है पहले दलित के साथ इस्तेमाल किया जाता था और उनको उस रोड पे नहीं चलने दिया जाता था, अगर नल है कहीं पे वहां से पानी नहीं लेने देते थे। तो अगर कोई प्रैक्टिस करेगा अनटचेबिलिटी, इसके लिए हमारे पास सिविल वो राइट्स एक्ट भी है, और इसको भी अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन टाइटल। ऑब्वियसली अगर प्राइवेट इंडिविजुअल भी फॉरेन टाइटल इस्तेमाल लेना चाहेगा उसको पहले परमिशन लेनी है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट, अगर आप छोटे बच्चों को किसी भी हार्मफुल जगह काम करने के लिए बोलते हो और आपके खिलाफ उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये सारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। सो ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में आते हैं, ये अवेलेबल होते हैं सिर्फ ना कि सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट, मतलब जो गवर्नमेंट होती है ओवरऑल कंट्री की गवर्नमेंट को हम स्टेट बोलते हैं, ना सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होती है बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के रिलेटेड भी हमारे पास अवेलेबल। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि हमने पहले देखा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 जो डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के रिलेटेड, आर्टिकल 18 जो टाइटल्स के रिलेटेड है, आर्टिकल 23 एंड 23 ट्रैफिकिंग और 24 हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। ये आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। और
ये उसमें इन डिटेल आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर कनेक्टेड विद रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके साथ कनेक्टेड है? प्रमोशंस में रिजर्वेशन देना। एक तो हो गया जब एम्प्लॉयमेंट आपको अपॉइंट होना है, आपको एग्जाम देते हो, वहां पे आप रिजर्वेशन का इस्तेमाल करते हो। फिर दूसरा हो गया जब आप प्रमोशंस में इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमें बोलना है कौन सा जो अमेंडमेंट है जो कि कनेक्टेड है रिजर्वेशंस के साथ। तो इनमें से जो पहले तीन है वो है, जो 118th अमेंडमेंट है वो बेसिकली हैदराबाद कर्नाटका रीजन के रिलेटेड है, वो रिजर्वेशंस के प्रमोशंस इन रिजर्वेशन इन प्रमोशंस के रिलेटेड नहीं है। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो 118th अमेंडमेंट बिल थी ना वो किसके लिए है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन। ठीक है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 371 सब क्लॉज जे, जिसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट लानी थी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन में आते हैं। तो आर्टिकल अमेंडमेंट 118 अमेंडमेंट बिल जो है ना वो उसी के रिलेटेड थी। बाकी जो 77th अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट और 117th अमेंडमेंट है ना वो है रिजर्वेशन के रिलेटेड। Which of the following are extra constitutional and extra legal device for securing cooperation and coordination between the states in India? देखो इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं और स्टेट्स भी है यूनियन टेरिटरीज में। अगर उनमें कॉपरेशन नहीं रहेगी तो डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएंगे, मसले खड़े हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे मसले हैं, तो हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी है जो इन मसले को हल करती है, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल होते हैं। और कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है फिर भी बनाए गए हैं, जो फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है। इसमें सबसे पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल्स, इंटर स्टेट काउंसिल। हमें बोलना है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला जो इंटर स्टेट काउंसिल है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है अंडर आर्टिकल 263 आई थिंक। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। और इंटर स्टेट काउंसिल में आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन मेंबर होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो जहां पे भी 4 ऑप्शन आएगा वो गलत है। सो ऑप्शन ए आपका सही आंसर बनता है। सिर्फ एक ऑप्शन अगर आपको पता होगा ना, इंटर स्टेट काउंसिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, अगर आपको ये पता है तो ऑब्वियसली जहां पे भी 4 है ना उसको क्रॉस मारना है, आपका आंसर ए आएगा सही आंसर, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और प्रेसिडेंट इसको तैनात करता है और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। और उसके बगैर जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस है, जोनल काउंसिल्स है, ये तो दिस इज द आंसर। और एनडीसी तो अब है रहा भी नहीं। Moving to another question, which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of legislature of not less than 1/2 the states? देखो जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, तो तीन तरह से कर सकते हैं। एक होता है सिंपली, वो इस आर्टिकल के अंडर 368 के अंदर भी नहीं आती है। दूसरा होता है एक तो सिंपल मेजॉरिटी, और तीसरा होता है सिंपल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ द जो स्टेट्स है ना वो भी साइन करने चाहिए। तो एक हो गया जब आप सिंपल मेजॉरिटी आप पार्लियामेंट से कर लेती है, वो उनको आप छोड़ दीजिए। दूसरा हो गया जब आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट की, वो भी तो उसके लिए भी एक एफर्ट लगता है। तीसरा हो गया जब आपको पार्लियामेंट की भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और आपको हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफाई कराना है। वो ऐसे कुछ प्रोविजंस होते हैं जिनका असर स्टेट्स पे भी पड़ता है। ऑब्वियसली अब ऐसे कोई अमेंडमेंट्स आप लाते हो जिनका असर स्टेट्स पे पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको स्टेट से भी जो है स्टेट से भी आपको उसके लिए साइन लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए रखा गया है हाफ ऑफ द स्टेट्स उन पे साइन करना चाहिए। तो इनमें से जो है कौन से ऐसे इश्यूज है जिनमें आपको स्टेट से भी पूछना पड़ता है? क्या इलेक्शन, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए क्या आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा? क्या आपको हाफ ऑफ द स्टेट से साइन कराना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करनी है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, जैसे राज्यसभा होता है, क्या इसके रिलेटेड एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, क्या इसके रिलेटेड अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट? देखो बच्चा लोग, हमने प्रीवियस सेशन में इसको डिस्कस किया। अगर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट का क्या होता है? कुछ स्टेट्स है, मैंने आपको बोली 6 स्टेट्स है इंडिया में जो बाइकैमरल है, जिनमें 2 हाउसेस होते हैं, एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। अपर हाउस को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। अगर इसको बनाना होता है, एबॉलिश खत्म करना होता है, ये पार्लियामेंट कर सकता है आराम से। इसके लिए आपको स्टेट से लिख के लेने की जरूरत नहीं होती है। देखो इनमें 4 है, वहीं पे खत्म हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा। देखो अब लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। जो 7th शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 7th शेड्यूल में हमें 3 लिस्ट दिए गए हैं, जिसमें पहले यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट आता है, कंकरेंट लिस्ट आता है। अब अगर आप इन 3 लिस्ट से छेड़छाड़ करोगे, आप स्टेट लिस्ट पे भी छेड़छाड़ करोगे, यूनियन में भी कर सकते हो, कंकरेंट लिस्ट पे भी कर सकते हो, तो आप खुद नहीं कर सकते, आपको स्टेट से लेना पड़ेगा, इससे एसेंट लेना पड़ेगा, तो क्योंकि इस पे स्टेट्स पे असर पड़ेगा, तो ये आप सिर्फ पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन चाहिए। अगर आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे कुछ छेड़छाड़ करनी है, जो प्रेसिडेंट है ना पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली अगर आप इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को कुछ अमेंड करना चाहते हैं, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को अमेंड करना चाहते हैं, उस टाइम पे भी आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, इन स्टेट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में? राज्यसभा। अगर आप उसके रिलेटेड कोई चेंज लाओगे तो आपको स्टेट से लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही बनता है। इलेक्शन के प्रेसिडेंट के लिए अगर आप अमेंड करना चाहते हो, स्टेट से इजाजत लेनी पड़ेगी, हाफ ऑफ द स्टेट से। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, हो गया राज्यसभा, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, आपने पढ़ी होंगी ये चीजें। राज्यसभा में अगर आपको कोई भी चेंज लानी है राज्यसभा के रिलेटेड, आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। और अगर आपको 7th शेड्यूल में कोई भी चेंज लानी पड़ेगी, इन जो 3 लिस्ट है वहां पे आपको स्टेट से पूछना लेना पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट एंड एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल रिक्वायर रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1 ऑफ द स्टेट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, जो हमारा अमेंडमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आता है अंडर आर्टिकल 368। इसमें 3 तरीके होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कोई चीज चेंज कर सकता है, दूसरा होता है पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज करना पड़ेगा, और तीसरा होता है पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ये 3 तरीके आपको पता होने चाहिए। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखे, तो उनके लिए मैं पॉलिटी सीरीज ला सकती हूँ। इसके साथ साथ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, हमारी एक ऐप है साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से, आप वहां पे जुड़ सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए गाइडेंस प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, वहां पे उस पर जुड़ सकते हैं। सिविल सर्विसेज गाइडेंस प्रोग्राम में कोर्स में आप ले सकते हैं वो, जो कि जून तक अवेलेबल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Article 156 of the Constitution of India provides that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office। जो आर्टिकल 156 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें बताता है गवर्नर 5 साल के लिए, 5 years के लिए ऑफिस लेता है। किस डेट से स्टार्ट होता है? जब से वो ऑफिस में एंटर करेगा। Which of the following can be deduced from this? इसमें से हमें क्या पता चलता है? No governor can be removed from his office till the completion of his term. No governor can constitute in office beyond a period of 5 years। क्या इससे हमें इन 2 टर्म्स का, ये 2 स्टेटमेंट्स हमें पता चलती हैं। ये आर्टिकल हमें बताता है कि गवर्नर का जो टर्म होता है ना, वो 5 साल तक की होती है। जब वो ऑफिस में एंटर होता है वो 5 साल तक की होती है। क्या इसका मतलब हम ये समझे कि गवर्नर को हम इस टर्म से पहले रिमूव नहीं कर सकते हैं? क्या इसका मतलब हम ये समझे कि गवर्नर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा इस 5 साल के बाद? क्या लगता है आपको, क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, ये आज का सही आंसर। क्यों? इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप उसको टर्म कंप्लीट होने से पहले रिमूव नहीं कर सकते। अगर गवर्नर ने कोई गलत काम किया या इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, उसको आप कर सकते हो। और इसको प्रेसिडेंट रिमूव करता है, इसकी कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होती है, 5 साल के लिए आता है, लेकिन इसको प्रेसिडेंट निकाल सकता है। दूसरा, इससे ये भी नहीं जरूरी है कि इसके 5 साल हो गए तो बस ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, जब तक दूसरा गवर्नर नहीं आता ये कंटिन्यू करता है। सो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है अभी भी पॉलिटी में, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि मैं एक पॉलिटी का रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्रुप्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर। और एक इंपॉर्टेंट ये है कि डिमांड आ रही है बहुत सारी स्टूडेंट्स से कि JKSSB का इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी आप साइमा तबस्सुम क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे अवेलेबल होगा आपको एक कोर्स स्पेशली इंग्लिश ग्रामर फॉर JKSSB। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्रुप्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर। देखो, जो आर्टिकल 15 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें प्रोहिबिट करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी इंसानों को। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तो रिलीजन के बेसिस पे आप इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो, ये हमारे आर्टिकल 15 में है। ठीक है, अच्छा, इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर। जो आर्टिकल 15 वाला फंडामेंटल राइट है ना, ये किस कैटेगरी के अंडर क्लासिफाई होता है हमारा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, द राइट ऑफ इक्वलिटी। देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ये ग्रुप्स नहीं है, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन है ना, ये आता है आर्टिकल 15 में।
क्यों? ये प्रोहिबिट करता है किसको? डिस्क्रिमिनेशन को, है ना। ये आर्टिकल 15 में आता है और आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी में आता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो कंफ्यूज क्यों कर सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में अलग के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलग कैटेगरी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आता है, इसमें आर्टिकल 15 नहीं आएगा। आर्टिकल 15 आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 तक आता है राइट टू इक्वालिटी में। तो आर्टिकल 15 किस में आएगा? राइट टू इक्वालिटी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ना, ये हमारे पास अलग से फंडामेंटल राइट है। इसके साथ कौन से आर्टिकल्स एसोसिएटेड है? आर्टिकल 25, 26, 27, 28। ये आपको समझ आना चाहिए और ऐसे ही क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं एग्जाम में यूजुअली, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, देखो यहाँ पे भी लिखे आर्टिकल 14 to 18 आर द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी। दे आर इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अलग अलग देखे हैं, जिस बच्चे ने नहीं पढ़े हैं ये पढ़ लो। उसके बाद असर्शन और रीजन है, द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जो वर्ड माइनॉरिटी है ना, ये कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करके हैं। द माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो माइनॉरिटीज कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जो वर्ड माइनॉरिटी है ना, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं करके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो माइनॉरिटीज कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब इसका ये कोई रीजन नहीं बनता है ना, ये क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है। अब माइनॉरिटीज कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या ना हो, इससे कोई ये रीजन नहीं देता है। और इसका जो आंसर है वो बी है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन नहीं देता है ए की। The word minority is not defined in the Constitution of India, yet it recognizes two types of minorities. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की माइनॉरिटीज दी गई है। एक तो माइनॉरिटीज, वो माइनॉरिटीज जो रिलीजन के बेसिस पे है, और दूसरी जो लैंग्वेज के बेसिस पे है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये दो ही माइनॉरिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, लेकिन माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। द माइनॉरिटीज कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है? द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। चूज अ करेक्ट आंसर। तो आप मुझे बताएं, क्या प्रेसिडेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट का? प्रेसिडेंट कभी बैठता नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन क्या पार्ट होता है पार्लियामेंट का? बिल्कुल, प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीन चीजें हमारा पार्लियामेंट बनाती है। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जो भी बिल पास करते हैं ना, जब तक प्रेसिडेंट उसमें साइन करके साइन नहीं करेगा, वो तब तक एक्ट नहीं बनेगा। सो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? देखो, जो आर्टिकल 59 है ना, ये क्या बताता है? आर्टिकल 59 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। जब कोई बंदा प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है ना, वो ना ही रह सकता है किसी पार्लियामेंट हाउस का मेंबर, और ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर रह सकता है। क्योंकि अगर वो पार्लियामेंट मेंबर है या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, उसको रिजाइन करना पड़ेगा। सो आर्टिकल 59 हमें बताता है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है, पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2। क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में एक तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट बैठता नहीं है सच पार्लियामेंट में, लेकिन सेशंस को एड्रेस करता है और जो भी लॉज पास होते हैं, बिल्स पास होती है, उनको साइन करता है और उनको एक्ट बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। अगर कोई ब्रिटिश सिटीजन है, सिटीजनशिप किसकी है? ब्रिटेन की है, और इंडिया में रह रहा है, तो उसको कौन सा हक नहीं मिलेगा? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सिर्फ हमारे सिटीजन्स को मिलते हैं, और कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स को मिलेंगे। देखो, राइट टू लाइफ जो है ना, ये इसको क्लेम हमें बोलता है ना, कैन नॉट क्लेम, इसको क्लेम कर सकता है। हम किसी फॉरेनर को नहीं बोलेंगे हम आपको मारेंगे, आपको कोई हक नहीं जिंदा रहने का। राइट टू लाइफ हम फॉरेनर्स को भी देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है,
आप किसी को नहीं बोल सकते हो आप इक्वल नहीं हो। यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब अगर उसने कोई जुर्म किया है, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं हिंदुस्तानी ने कत्ल किया है उसको अलग सजा देंगे, आपको अलग सजा देंगे, तो ही इज इक्वल बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी आर्टिकल 14 भी मिलता है फॉरेनर्स को, आर्टिकल 21 भी मिलता है फॉरेनर्स को। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर कोई क्रिश्चियन है वो यहाँ रह रहा है, क्या हम उसको रोकेंगे चर्च जाने से? क्या हम उसको, या कोई मजहब ही नहीं माना, क्या हम उसको बोलेंगे कि नहीं आप जानबूझकर नमाज पढ़ो? नहीं। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25, 26, 27, आर्टिकल 25 to 28 जो आता है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी उसको दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 19 नहीं मिलता है इनको। जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन है ना, हम उसको पहले देखेंगे, उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। द राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस। चाहे सिटीजंस हो चाहे नॉन सिटीजंस हो, ये राइट्स दोनों को मिलते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये मिलता है सबको। लेकिन ये घूम नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन। आर्टिकल 19 इनको नहीं मिलेगा, ये घूम नहीं सकते हैं विदाउट परमिशन। ठीक है, तो दिस इज एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिसको भी ये गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए या जेकेएसएस से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहे, आप जो है सामा तबस्सुम क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी जो है सामा तबस्सुम क्लासेस के नाम से हमारी टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी जुड़ सकते हैं। ये सारा मटेरियल आपको वहाँ पे भी मिल सकता है। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।